हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र बावरिया जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसकी परीक्षा अभी बोर्ड में हुई नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से यही आदेश दिया जा रहा है बार बार कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आरबीएससी की कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान और जो मैथ्स की जो परीक्षा बाकी रही है वो करवाई जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे हैं उनको सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास के द्वारा तैयारी करवाने का एक प्रयास करें। तो आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आ रहे हैं। वो चैप्टर होगा आपका 6 नंबर का। केंद्र सरकार के बारे में आपका 6 नंबर का चैप्टर है। उससे बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा खासा एक बड़ा प्रश्न आता है आपके लिए और बहुत ही गजब का ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान दे के अपनी नोटबुक को अपने पास रख के इस वीडियो को आराम से सुनेंगे, देखेंगे और उसको नोट करेंगे तो आप आशा करता हूं कि बिल्कुल इस चैप्टर को पूर्ण तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, आपको लगे कि इस प्रयास को ऐसे ही जारी रखना चाहिए, तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे आपके छोटे से सपोर्ट से हमारा उत्साहवर्धन वैसे ही बढ़ता रहे और हम आपका घर बैठे ऐसे ही सहयोग करते रहें, आप तक इस प्रकार के वीडियो पहुंचाते रहे ताकि आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकें। दोस्तों, आपके सामने जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देख के आप अंदाजा लगा लिया होगा कि ये चित्र किस चीज का है। आपके सामने जो ये चित्र दिख रहा है ये है हमारे देश की संसद। ये जो चित्र है ये हमारे देश की संसद का चित्र है और इसी चैप्टर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर होगा आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6 का चैप्टर होगा ये, जिसमें हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है। वो 3 अंग आपके कौन कौन से हैं? वो 3 अंग हैं आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस अध्याय में हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों के बारे में विस्तारित रूप से अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ है संघीय विधायिका या संसद। दोस्तों, सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें पहला जो अंग है उसको कहते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, विधायिका और भारत में व्यवस्थापिका या विधायिका को कहते हैं संसद। देखो, यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो संसद है, संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। अब आपको अलग अलग देशों में किस किस नाम से इसको जाना जाता है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका यानी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी भारत में हम व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस व्यवस्थापिका को कहते हैं कांग्रेस। उसके बाद हम बात करें जापान की। जापान में व्यवस्थापिका को कहते हैं डाइट। उसके बाद हम बात करें जर्मनी की।
जर्मनी में व्यवस्थापिका को कहते हैं बुंडेस्टाग। उसके बाद हम बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में व्यवस्थापिका को कहते हैं शूरा। उसके बाद अगर हम बात करें इराक की, तो इराक में व्यवस्थापिका को कहते हैं मजलिस। और यही बात अगर हम भारत की करें तो भारत में व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। दोस्तों, व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको मैं यहां पर बताऊं, आपसे कोई ये पूछे कि हमारे देश की संसद कहां है, आप तुरंत इसका जवाब देंगे हमारे देश की संसद नई दिल्ली में है। चलो सही है। आपको अगर पूछ लिया जाए हमारे देश की विधायिका यानी व्यवस्थापिका कहां है, हमारे देश की संघीय विधायिका कहां है, हमारे देश की संघीय व्यवस्थापिका कहां है, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपको यह बताया नहीं जाता है कि संघीय व्यवस्थापिका को ही हमारे देश में संसद कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमारे देश की संघीय व्यवस्थापिका कहां है? दिल्ली। संसद कहां है? दिल्ली। यानी संघीय व्यवस्थापिका, विधायिका और संसद तीनों क्या है? एक ही है। ध्यान में रखना, तीनों एक ही है। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 विधायिका और नंबर 3 संसद। तीनों क्या है? एक। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारे देश की संघीय संसद कहां है? नई दिल्ली। व्यवस्थापिका नई दिल्ली, विधायिका नई दिल्ली। ये हुई ना बात। आगे हम बात करते हैं इसका उपबंध, यानी भारतीय संविधान में संसद का जो उल्लेख है वो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके 123 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके क्रमश जो नाम होंगे वो होंगे राज्यसभा और लोकसभा। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। यानी व्यवस्थापिका है, यानी जो संसद है उसको द्विसदनात्मक बनाया गया है। द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा और इसका एक अभिन्न अंग होगा, वो राष्ट्रपति होगा। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद यानी पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। अतः संसद के 3 भाग होंगे। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे वो हमें यहां जानना जरूरी है। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में पूर्ण रूप से। चैप्टर का नाम क्या है आपके? चैप्टर का नाम है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के 3 अंगों की बात करें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, व्यवस्थापिका को हमारे देश में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। यानी ये जो व्यवस्थापिका है इसको हमारे देश में संसद कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान में रखना कि संसद नई दिल्ली में है और संघीय व्यवस्थापिका भी कहां है? नई दिल्ली में। अब आगे इसकी बात करें। संसद के 3 अंग है। वैसे इसके 2 मुख्य भाग हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा। और इसका तीसरा जो अभिन्न अंग है वो है आपका राष्ट्रपति। देखो, अगर राष्ट्रपति को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो संसद का गठन क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। तो संसद के 3 अंग कौन से हो गए? वैसे लोकसभा, यानी हम संक्षिप्त में लोकसभा को पढ़ेंगे एल, उसके बाद राज्यसभा को हम पढ़ेंगे आर। इस तरीके से एल और आर। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हो गए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के
गठन की। आज हम बात करेंगे लोकसभा के गठन की, कि ये लोकसभा है, इसकी संरचना कैसे होती है, इस लोकसभा का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लोकसभा के गठन के बारे में। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। अब इसकी बात करेंगे हम संरचना की। तो देखिए संरचना पे आपको 6 बिंदुओं का ध्यान रखना है। लोकसभा की संरचना है वो 6 बिंदुओं से होती है। अब इसमें 6 कौन-कौन से बिंदु हमें नोट करने हैं, हमें वो देखना है। तो देखिए लोकसभा की संरचना के लिए 6 बिंदु कौन-कौन से हैं। लोकसभा की संरचना में पहला बिंदु हम पढ़ेंगे सदस्य संख्या। पहला बिंदु हम पढ़ेंगे सदस्य संख्या। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे सदस्यों के लिए योग्यताएं, लोकसभा सदस्यों की क्या योग्यता होगी। चौथा हम पढ़ेंगे लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। पांचवा हम पढ़ेंगे लोकसभा के अधिवेशन के बारे में। और छठा हम पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के गठन के बारे में विवेचना कीजिए आप, तो लोकसभा का गठन इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले लोकसभा की संरचना या बनावट या गठन का आप टॉपिक डाल के उसके बाद ये 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं को नोट करेंगे आप। सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों के लिए योग्यता, कार्यकाल, अधिवेशन और पदाधिकारी। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के आप इस तरीके से लोकसभा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे कि लोकसभा लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन होता है। उसके बाद आप लोकसभा की संरचना के 6 बिंदु लिखेंगे। और 6 बिंदु लिखने के बाद आप 6 बिंदुओं की विवेचना के बारे में आगे चलेंगे। तो दोस्तों ये है लोकसभा के गठन के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सदस्य संख्या। चलो सदस्य संख्या के बारे में लोकसभा में हम पढ़ते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। यानी लोकसभा के गठन का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यह सदस्य संख्या है, ये आप वर्तमान में पढ़ते आ रहे 500, अधिकतम 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। परंतु हमें मूल संविधान से लेके अब तक की सदस्य संख्या पर एक नजर डालनी है। मूल संविधान में सदस्य संख्या कितनी थी लोकसभा की? तो अनुच्छेद 81 के अनुसार जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 500 निश्चित की गई थी आर्टिकल 81 के अनुसार। उसके बाद समय समय पर इसमें वृद्धि होती रही, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन होता रहा, देश की जनसंख्या लगातार क्या होती रही, बढ़ती रही। और जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों के अंदर लोकसभा सदस्यों की सीटें निर्धारित की जाती हैं। तो आगे देखें हम, 31वां संविधान संशोधन है, यानी संविधान में 31 नंबर का संशोधन किया था 1974 में। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो बढ़ाकर 525 से 45 कर दी गई। उसके बाद उसमें गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह निश्चित किया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो मूल संविधान में कितनी? 500। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसमें कर दी गई 545। उसके बाद गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा इसमें अधिकतम कितनी हो सकती है? 552।
52 हो सकती है। इसमें से अधिकतम सदस्य 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि ये 552 जो सदस्य हैं, 552 सदस्यों को अलग अलग भागों में बांटा है। 530, उसके बाद 20, उसके बाद 2। अब ये अलग अलग 3 भागों में बांट दिए गए, 530 प्लस 20, 550 प्लस 2, 552। 552 का ये मतलब आंकड़ा है। 530 कहां से लिए जाएंगे, 530 राज्यों से लिए जा सकते हैं जो निर्वाचित होके आएंगे। 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से निर्वाचित होंगे। तो 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ये हो गए 550। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ये आपका आर्टिकल है 331, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद ये हो गया आपका 530 राज्यों के निर्वाचन से, 20 संघीय क्षेत्रों से, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से, ये 552 का रिकॉर्ड है। और ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, इसका उल्लेख आपको 331 में मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यानी 2 जो मनोनीत सदस्य होंगे वो 331 में, लेकिन 330 में क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए लोकसभा में। तो उनकी सीटें आरक्षित किस प्रकार से हैं वो मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना। एल में यानी लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति कितनी सीट आरक्षित हैं, 84। एसटी अनुसूचित जनजाति कितनी सीट आरक्षित हैं, 47। ये 330 में प्रावधान है। 330 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें लोकसभा में आरक्षित होनी चाहिए, और उस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति की 84 है और जनजाति यानी एसटी की 47 है। अब आगे हम बात करें, ये प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए गया था, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1960 तक के लिए यह प्रावधान किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया गया था, यानी संविधान में इसके लिए संशोधन किया गया था। उसके बाद हम बात करें तो आगे इसमें 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व को 2026 तक, यानी किस राज्य से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होंगे। जैसे राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसी तरीके से प्रत्येक राज्य के सदस्यों का निर्वाचन निर्धारित किया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होके आएंगे। वो जो राज्यों की संख्या निर्धारित की गई है वो 2026 तक निर्धारित की गई है। 2026 तक यही संख्या राज्यों के लिए निर्धारित रहेगी। जैसे राजस्थान से 25 निर्धारित हैं, तो 2026 तक राजस्थान से 25 सदस्य ही लोकसभा में निर्वाचित होंगे। तो इस तरीके से ये सदस्य संख्या है आपकी 545। ये दे रखा है ना आपका, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। 543 निर्वाचित हैं, यानी राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से 543 है। उसके बाद 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है 331 के तहत। और ये सदस्य संख्या यानी ये जो 545 की जो सदस्य संख्या है ये कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हमें लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है, मतलब चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है। तो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो इसमें
लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, ध्यान में रखना। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष कैसे होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों, जो वयस्क मतदाता होते हैं, यानी वयस्क मतदाता किसको कहते हैं? जो भारत का नागरिक अपनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, वो वयस्क मतदाता के श्रेणी में आ जाता है। तो वयस्क मतदाता हैं, वो अपने मतदान का प्रयोग करके और लोकसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसके मुख्य तथ्य क्या होते हैं? जैसे वोट डालने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जो लोकसभा में मतदान कर सकता है। उसके बाद इसमें एक फैक्ट है, वो ये है कि जो वर्तमान न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वो पहले 21 वर्ष थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में इस 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अनुच्छेद 326 के अनुसार दिमागी रूप से बीमार न हो, अनिवासी या किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने से उसको अयोग्य कर दिया जाएगा। तो अयोग्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें लोकसभा सदस्यों की योग्यता, यानी कौन व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो उसकी योग्यता, लोकसभा सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा सदस्य की क्या क्या योग्यता है वो देखिए आप। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, सदस्य बनने का मतलब है उसका चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी ये योग्यता होनी बहुत ही जरूरी है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम आयु 25 वर्ष हो। तीसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया हुआ हो। उसके बाद अगर बात करें, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित हो। ये लोकसभा सदस्य की योग्यताएं। उसके बाद हम बात करें कार्यकाल। देखो, संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श से वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल वैसे कितना होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद लोकसभा अपने आप ही क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। 5 वर्ष से पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है, और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। यानी आपातकाल की स्थिति में आपने राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आपने पढ़ी होंगी। उस आपातकालीन शक्तियों का जब प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बार हो चुका है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून सन 1975 को आपातकाल लगाया था। उस दौरान संविधान में संशोधन करते हुए उसने लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। ध्यान में रखना, ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था, जिससे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष किया गया था। ध्यान में रखना,
आपातकालीन स्थिति में अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है, जरूरत अगर पड़े तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, बढ़ाया जा सकता है। इसकी बात करते हो, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा एक बार हो चुका है, जो इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 का जो आपातकाल लगाया था, उसके दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया था। वो संविधान में संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद उसको 6 से वापस 5 किया गया था, वो था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। अब बात करें अधिवेशन की, तो ये ध्यान में रखना, आप ये बात ध्यान में रखना, ये 44वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना। उसके बाद अब बात करें अधिवेशन की, तो अधिवेशन का सीधा सा फंडा है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करता है। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नियत तिथि है, उससे 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना इसको। राष्ट्रपति लोकसभा में कम से कम 2 बार अधिवेशन को आहूत करता है। अब इसमें शर्त यह है कि अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपको गणपूर्ति शब्द का मतलब जानना जरूरी है। गणपूर्ति शब्द का मतलब है कि अगर आप किसी सदन की बैठक बुलाना चाहते हैं, तो उस सदन के कितने सदस्य उपस्थित होने पर उसकी बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपके किसी सदन में 100 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य। अब अगर ऐसी कोई शर्त नहीं होगी तो 2 सदस्य उपस्थित होकर भी उसकी बैठक बुला सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहां गणपूर्ति का मतलब यह है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तब जाके उसकी बैठक बुलाई जा सकती है, तो वो गणपूर्ति कहलाती है। तो उसकी जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, वो की गई है 1/10वां भाग। अब अगर 100 का 1/10वां भाग देखें तो कितना होता है, 10 ही होता है। तो हमारे लोकसभा की अगर कोई बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो आप देख लीजिए 545 का 10वां भाग कितना होता है, 55 होता है। ये गणपूर्ति शब्द का मतलब है, तो इसको आप ध्यान में रखें, गणपूर्ति को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पदाधिकारियों की। पदाधिकारी का मतलब, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। पदाधिकारी का मतलब आपने अपनी क्लास में देखा होगा, आप एक मॉनिटर है और एक उप मॉनिटर है, उसका चुनाव करते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। जैसे आप अपने क्लास के सदस्य मिलकर एक मॉनिटर का चुनाव करते हैं, एक उप मॉनिटर का चुनाव करते हैं, उसी तरीके से लोकसभा के सदस्य एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये ध्यान में रखना। स्वयं लोकसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं, उसको उसके पद से भी हटाया जा सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। उसके पद से हटाने के लिए बहुमत से आज से का प्रस्ताव पास हो जाए, किंतु इसमें एक आपको शर्त याद रखनी है कि अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जो आप प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उस प्रस्ताव के लाने की जो तारीख है, उस तारीख के 14 दिन पहले उस व्यक्ति को आपको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। जैसे आज 3 मई को अगर आप उसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उसको पद से हटाने का, तो 3 मई से 14 दिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। अब बात कर लें हम थोड़ी सी कि ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियां क्या होती हैं। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की पहली शक्ति है कि लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है।
अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। जैसे मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर का काम होता है क्लास में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और अगर मॉनिटर क्या करता है, क्लास की कोई बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है, आपकी समस्या सुनता है। उसके बाद बात करें लोकसभा का समस्त कार्यक्रम, यानी आपकी क्लास का कार्यक्रम क्या होगा, वो निर्धारित कौन करता है? आपकी क्लास का मॉनिटर करता है। उसी तरीके से लोकसभा का क्या कार्यक्रम होगा, उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कार्यक्रम क्या होगा, उसी के द्वारा निश्चित किया जाता है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है कि किस प्रकार के वाद विवाद हैं, उसकी सुनवाई कब की जानी है, कब वो विषय सदन में रखे जाने हैं। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समिति के सभापतियों की वह नियुक्ति करता है। प्रवर समिति क्या होती है वो आगे हम चर्चा करेंगे। जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर बारीकी से चर्चा करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है, तो उसके आगे हम चर्चा कर लेंगे। उसके जो सभापति हैं उसकी नियुक्ति करता है ये। उसके बाद चौथा है अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बड़े एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। तो ध्यान में रखना, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। यानी संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्रों का व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है, जो भी सूचनाएं देनी होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।